नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के, भारत में आतंकवाद को लेकर के, और वो घटनाएं कोई भूला भी नहीं है। जब संसद पर हमला हमला हुआ था, जब ताज होटल पर हमला हुआ था, सीएसटी पर हुआ था, मुंबई में सीरियल धमाके हुए थे। कौन सा शहर था जो आतंकवादियों की जद में नहीं था और जहां सीरियल धमाके नहीं हुए थे, बम विस्फोट नहीं हुए थे, किलिंग नहीं हुई थी? हैदराबाद हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, आप जितने, दिल्ली में तो पता नहीं कितनी बार, मुंबई में कितनी बार, और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी और भारत की संसद पर भी। लेकिन 2014 के बाद कोई इक्का दुक्का घटनाएं पुणे में किसी बेकरी में हो गई या कहीं दूसरी जगह हो गई, उनको अगर छोड़ दें तो पूरे देश में ही कोई बड़ी आतंकवादी वारदात हुई नहीं है। इसी तरीके से जो एक लाल पट्टी काठमांडू से लेकर के, पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर के, और नीचे आप सोमनाथ तक चले जाइए, और बल्कि महाराष्ट्र में भी आप चले जाइए, तो वहां तक दिखाई देती थी। आज नक्सलवाद जो है वो अपने समाप्ति के, अपने अंत के कगार पर खड़ा हुआ है। जिस पूर्वोत्तर को हमेशा सुलगाने की कोशिश होती थी, वो पूर्वोत्तर भी लगभग शांत है। कभी कभी मणिपुर और कभी कभी कुछ एक आध और दूसरी जगहों पर कुछ बदमाशियां होती हैं, लेकिन उनको भी नियंत्रित किया गया है। पंजाब एक और ऐसी जगह है जिसको सुलगाने की कोशिशें होती रहती हैं, देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में गृह मंत्रालय संभाला था। 2014 से 2019 तक राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, और फिर 2019 में अमित शाह बनाए गए, जिनको 2024 में भी कंटिन्यू रखा गया। वो शुक्रवार को संसद में बोल रहे थे और उन्होंने एक चुटकी ली। उस चुटकी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि वैसे तो कश्मीर को लेकर के बड़ा हल्ला करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इनके नेता भारत जोड़ो यात्रा करते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और वहां बर्फ के गोलों से खेलते हुए दिखाई देते हैं, और कहते हैं कि दूर खड़े हुए एक आतंकवादी को मैंने देखा था। अमित शाह ने कहा कि ये तो आतंकवादी को देखने की बात करते हैं, हम दोनों आंखों के बीच में सीधे गोली मारते हैं। और अगर देश का गृह मंत्री संसद में खड़े होकर के ये बात कहता है, तो कई बार मुझे लगता है कि जो एक योगी मॉडल की बात होती है इन दिनों, अमित शाह भी लगभग वही बात कह रहे हैं और करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कल ही हमें सूचना मिली थी कि बीजापुर क्षेत्र में 30 और नक्सलवादी मार गिराए गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और वेल नोन सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो सीधे लखनऊ से उनके साथ जुड़ जाते हैं और इस मुद्दे को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। वीरेंद्र जी, अमित शाह का कुल मिलाकर के जो भाषण है, हालांकि लंबा भाषण था, तो एक तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इतना लंबा भाषण क्यों दिया गया। नंबर दो, उनका जो भाषण था, उनका जो इरादा है, जीरो टॉलरेंस की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी जब 2014 में आए थे, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के। उसी दिशा में उनकी सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आज अमित शाह ने अपना फिर से संकल्प दोहरा दिया। बल्कि ये ऐलान कर दिया कि अगले साल मार्च एंड तक नक्सलवाद समाप्त, और लगभग वही हालत हमें आतंकवाद की भी दिखाई दे रही है, जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर हो। देखिए, आज अमित शाह के भाषण का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिरकार उन्होंने इतना लंबा जो उन्होंने अपने अपने विभाग की
बजट मांगों का पे जो बहस का जो उत्तर देते हुए कहा कि आखिरकार उनको इतना लंबा स्टेटमेंट करने की ज़रूरत क्या थी, इसका संदर्भ क्या है? तो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने 3 मुख्य समस्याओं का जो उन्होंने उल्लेख किया, कश्मीर और में आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कुछ जिलों में, उड़ीसा में जो नक्सलवादी समस्या है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म जिसे कहा जाता है और जिनका दावा है कि वो पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का जो है, तिरुपति से पशुपति का कॉरिडोर बनाएँगे, भारत के टुकड़े करेंगे, भारत पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये तीनों समस्या जिनका और चौथी समस्या है वो है ड्रग प्रॉब्लम, ड्रग स्मगलिंग नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है और पंजाब के ज़रिए भी आ रही है, पाकिस्तान से भी आ रही है, बांग्लादेश से भी आ रही है, सी रूट से भी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका भी हम जो है राइट फ्रॉम लैंडिंग एट द इंडियन पोर्ट टू एंड यूज़र तक हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि सारी समस्याएँ जो हैं, ये इस सरकार की लेगेसी प्रॉब्लम है। ये इसको विरासत में मिली है, ये सिस्टम की समस्याएँ हैं। और चूँकि भारत में अब ये परंपरा बन गई है कि कोई भी विषय हो, उसको उसके ऊपर चर्चा का आधार केवल होता है चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, गुड और बैड ये जजमेंट करना मेरा काम नहीं है, हमारा आपका काम नहीं है। कौन-सी चीज़ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, कौन क्या चीज़ जनहित में है, क्या क्या नेशनल इंटरेस्ट इससे सर्व हो रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच में सरकार ने क्या किया? सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखना ये भी अपने आप में एक दुरूह कार्य है। और जिस तरीके से भारत में 19 आप अगर दिसंबर 2019 का दिल्ली का शाहीन बाग का आंदोलन याद करिए, 2 महीने पूरा ट्रैफिक वहाँ बंद रखा गया। उसके बाद नवंबर 21 से 2000 ये नवंबर 20 से नवंबर 2021 तक जिस तरीके से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला, दिल्ली-राजस्थान बॉर्डर भी बंद रहा और दिल्ली से हरियाणा के दोनों बॉर्डर बंद रहे। जिस तरीके से जनवरी 26, 2021 को खालिस्तानियों ने सो कॉल्ड किसानों ने जो हमला किया लाल किले के ऊपर, उसमें और आईटीओ के सामने बहादुर शाह जफर पे एक एक व्यक्ति की जान भी चली गई, उसका ट्रैक्टर पलट गया था। और पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और उन्होंने हर तरह का उपद्रव किया। लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज भी उतार दिया और खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। इतना सब जो है प्रोवोकेटिव कार्रवाई हुई। तो इसके पीछे जो आपका ग्लोबल डीप स्टेट है, जो जॉर्ज सोरोस है, जो विदेशी पैसा है, जो अमेरिकी पैसा है, वो इसके और जो कनाडा का पैसा है, वो इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन सरकार ने अपना संयम बनाए रखा। दिल्ली पुलिस ने अपना संयम बनाए रखा और आपने देखा कि पिछले वर्ष जनवरी में जिस तरीके से भारत सरकार ने कनाडा के 41 डिप्लोमैट को एक साथ एक्सपेल किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली घटना थी जब किसी एक ऐसा देश जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो, ब्रिटेन की कॉलोनी रहा हो, उसने एक गोरों के देश के एक व्हाइट देश के जो नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिकन लेड मिलिट्री अलायंस है, उस देश के 41 डिप्लोमैट को एक साथ एक्सपेल किया। ये अपने आप में भारत सरकार ने बहुत कड़ा मैसेज दिया कि हम विदेशी शक्तियों द्वारा भारत को अस्थिर करने के किसी भी प्रयास को हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो जी, जी। खालिस्तान जिन्हें ख़यालिस्तानी कहा जाता है। इस और अभी जो हाल में नागपुर में दंगा हुआ और जिस तरीके से वक़्फ़ के बिल को लेकर के भारत में एक एक नए इस्लामी कट्टरवाद को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 17 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भड़काऊ भाषण दिए गए और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि जो मुस्लिम नेता हैं, उनके उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव, वो तो जिन्ना के भी कान काट रहे थे, वो उससे भी आगे चले गए। तो इस सारे संदर्भ में अमित शाह ने आज ये बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि स्थिति पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हम सिचुएशन इज़ फुल्ली अंडर कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल पे हम हैं। हम किसी खुराफात को, हम किसी शरारत को, हम किसी भी मिशीवियस चीज़ को से निपटने में हम सक्षम हैं।
उन्होंने कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए क्या-क्या किया गया पिछले 5 सालों में, 2004 से 14 के बीच में क्या स्थिति थी और 2014 से 24 में क्या स्थिति थी, नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी, इ इसे ये इन 2 दशकों में, एक दशक कांग्रेस का, दूसरा दशक नरेंद्र मोदी का। और छत्तीसगढ़ में और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या स्थिति थी और नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या स्थिति है, इसका उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दिया। और ये उन्होंने ये सब चीज़ें सामने रखी। इसी बीच जिस तरीके से आपको याद होगा जुलाई 21 में मणिपुर के एक वीडियो को लेकर के जिस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई को भंग किया को चलने नहीं दिया गया और मणिपुर में एक नई चुनौती आई है और ये सब चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं। शेख हसीना वाजेद जो बांग्लादेश में पिछले वर्ष अगस्त में जो तख्तापलट हुआ था, तो शेख हसीना वाजेद ने भारत में आके ये बयान दिया कि अमेरिका मणिपुर, मिज़ोरम, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिला कर के एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। और इसी नीयत से बांग्लादेश में तख्तापलट कराया गया ताकि भारत में अस्थिरता पैदा की जाए और ये आपकी जानकारी में है कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद पाकिस्तान की आईएसआई की जो है गतिविधियाँ, सक्रियता बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के आर्मी ऑफिसर्स का, डेलीगेशंस का आना-जाना वहाँ वहाँ लगातार जारी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चावल भी दिया है, हालाँकि वो चावल सड़ा निकला, जो ह्यूमन कंजम्पशन के योग्य नहीं था। तो ए ए एक ये नई चुनौती आई जिसका उन्होंने साफ-साफ अपने भाषण में इसका इसका ज़िक्र किया। और हम लोगों को ये जो बात उन्होंने आज कही जैसे स्मगलिंग के बारे में, उन्होंने कहा कि सारे सदस्यों ने इस पे चिंता ज़ाहिर की है और इस चिंता को हम साझा करते हैं, हम शेयर करते हैं, ये देश के सामने चुनौती है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। तो अमित शाह के आज के पूरे भाषण को इसी संदर्भ में देखना चाहिए, ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और इस बीच में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो भारत के लिए 1947 से बड़ी चुनौती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो है पाकिस्तान। सादात हसन मंटो की एक कहानी में कहा गया है कि एक पाकिस्तान में एक मुसलमान ने एक पठान से कर्जा लिया था। वो पठान रोज़ कर्जा माँगने आता था, वो कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत दीनहीन गरीब हूँ। तो उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत महँगा पर्दा टंगा हुआ था। लेकिन पठान ने उस गुस्से में आके उस पर्दे को खींच दिया। तो देखा कि उसके बाद वो बहुत शर्मिंदा हुआ, घर के अंदर जो महिला थीं, वो सब फटे हुए कपड़ों में बैठी हुई थीं और बच्चे भी बहुत फटे हालत में थे और घर में खाने-पीने को भी कुछ नहीं था। तो उसने पूछा कि भाई तुमने ये इतना महँगा पर्दा क्यों टाँग रखा? उसने कहा और कुछ तो है नहीं, तो हमने हमारे पास जो पैसा था, हमने यही कर लिया। तो पिछले 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का विधेयक लोकसभा में राज्यसभा में पेश किया गया, बाद में पारित हो गया और उसके पहले फरवरी 2019 में जिस तरीके से पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों के समर्थन से जो सीआरपीएफ के कॉनवॉय पे जो अटैक हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और उसके जवाब में जो भारतीय वायुसेना ने जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट पे हमला किया, तो एक तरीके से भारतीय वायुसेना ने वो उस खान के घर के बाहर जो महँगा पर्दा था, उसको उसको नोच दिया, उसको खींच दिया। तो पाकिस्तान कितना भूखा-नंगा है और ना उनके पास चीनी है, ना उनके पास चावल है, ना उनके पास गेहूँ है। वहाँ पे आलू भी ₹250 किलो है, टमाटर ₹400 किलो है, कितनी भयंकर महँगाई है। और वो उनके नेता बाहर आके डींगे हाँकते हैं कि हमारे पास तो पाव-पाव भर के न्यूक्लियर बम हैं। तो इस पाखंड का भी जो है भारत ने सफाया कर दिया पाकिस्तान का। इसका उन्होंने आज नाम लेके ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बता दिया कि अब पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए तो अब दया का विषय है। आज हालत ये है कि पाकिस्तान के अपने जो 3 मुख्य पड़ोसी से झगड़ा है। ईरान से झगड़ा है, अफ़गानिस्तान से झगड़ा है और भारत से झगड़ा है। आज अगर भारत सरकार ये फैसला कर ले कि हम अपनी मिलिट्री को पंजाब बॉर्डर पे मोबिलाइज़ करेंगे, राजस्थान बॉर्डर पे मोबिलाइज़ करेंगे, तो पाकिस्तान की सेना के पास अब इतनी सेना नहीं बची है कि वो उसका मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को भेज सके अपने बॉर्डर पे। क्योंकि उसकी सारी की सारी सेना लगी हुई है अफ़गानिस्तान में और बलूचिस्तान और ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने में, बाकी बलूचिस्तान को कंट्रोल करने में। तो आज अमित शाह ने ये संदेश दिया कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए
मुतमईन रहिए, देश में देश में बहुत चुनौतियाँ हैं, लेकिन हमने ये किया है, ये हम करने जा रहे हैं और ये स्थिति है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने सारा वक्तव्य जो दूँ वो जो जो मान्यताएँ हैं, जो संसदीय परंपराएँ हैं, जो संसदीय मानक हैं, जो संसदीय भाषा है, उसी के दायरे में मैं अपना जवाब दूँगा और वो खरे भी उतरे। कहीं कोई उसमें विवाद नहीं हुआ, कोई कोई टोका-टाकी नहीं हुई। तो इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश के विकास के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पहली शर्त है। और ये मामला चुनावी राजनीति के संदर्भ में, बाइनरी के संदर्भ में, कबड्डी के पाले के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक सामूहिक हित का मामला है। ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। ये बीजेपी का हित या कांग्रेस का हित नहीं है। और आज तो इत्तेफाक से कांग्रेस के लोग भी बहुत शांत रहे। उन्होंने भी कोई टोका-टाकी नहीं की। तो और ये अमित शाह का जो खास करके जो दिल्ली में बैठा हुआ जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, जो आपका लुटियन दहली वाला, उसके लिए भी बहुत क्लियर संदेश था कि आपने बहुत खुराफात कर ली शाहीन बाग में, किसान आंदोलन में और वो तो अब ये नहीं चलने वाला। और आश्चर्य की बात ये है कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी 2021 में किसान आंदोलन में की आग में घी डाल रही थी, आज वही पार्टी पंजाब में किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसा रही है और योगी बाबा के बुलडोज़र जस्टिस की आलोचना करती थी। योगी जी के राज में अगर 1 बुलडोज़र चलता था, तो वहाँ पे 50 बुलडोज़र लगे हुए थे शंभू बॉर्डर को खाली कराने के लिए, लेकिन उन्होंने उस भाषण में अपने भाषण में इसका ज़िक्र नहीं किया। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने-अपने इंटरेस्ट के अनुसार बात करेंगी। पो और हर विषय पर पॉलिटिकल ओपिनियन हमेशा डिवाइडेड रहेगा, लेकिन इस घनघोर डिवीज़न के बीच में भी ये सरकार का दायित्व है और हमारा भी दायित्व है एज़ अ कॉमन सिटिज़न कि इसमें जो नेशनल इंटरेस्ट में है, हम उसको अपनी बात को सामने रखें। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, इनके बीच में रार ऐसी थी, ऐसी ही बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आने वाली है। ये अलग बात है कि आज थोड़ा दिन अपवाद का था कि अमित शाह के भाषण के दौरान ना कोई हूटिंग हुई, ना कोई शोर-शराबा हुआ, ना कोई ज़्यादा सवाल-जवाब करने की कोशिश की गई और उन्होंने लगभग सभी वर्गों को संतुष्ट करने का और सबके जवाब देने का प्रयास किया। मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। जी। वो जो उन्होंने खास तौर से उल्लेख किया और जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल भी है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के जम्मू कश्मीर में बर्फ से खेलने का जिक्र किया हाँ, हाँ, और एक हाँ। मजाक लिया कि वो कहते थे कि मैंने दूर खड़े हुए एक आतंकवादी को देखा और हुँ, उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी को अगर देख ले, पहचान ले, तो हम केवल दूर से देखते नहीं हैं, दोनों आंखों के बीच में, माथे के बीच में सीधे गोली मारते हैं। ये लैंग्वेज आमतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की होती नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये योगी इफेक्ट है, जो अब धीरे-धीरे फैल रहा है और अब तो नागपुर तक हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र निकल आते हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं, जब महू में दंगा होता है, वहाँ निकल आते हैं। हर जगह हमें बुलडोज़र दिखाई देते हैं और अब केजरीवाल भी बुलडोज़र की बात करने लगे हैं। देखिए जो अमित शाह जी ने कहा वो केवल जो है ये ठीक है अब उन्होंने बहुत सख्त भाषा बोली, लेकिन राहुल गांधी को अगर वहाँ पे आतंकवादी दिखाई पड़ता है और वो उसको अगर जो है गुलाब का फूल पेश करते हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से इसलिए कोई नहीं लेता। अभी वो हाल में गुजरात गए थे और वहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रिवाइवल का प्रोजेक्ट जो है, ये 50 साल का प्रोजेक्ट है। अब वो खुद आज 55 साल के हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का रिवाइवल 50 साल बाद होगा। कांग्रेस का पुनर्जीवन 50 में कांग्रेस को खड़े होने में 50 साल लगेंगे। तो जो जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हो, जो व्यक्ति लोकसभा का लीडर ऑपोजिशन हो, उसके पास अपनी 100 और बल्कि ये जो है 115 140 साल पुरानी पार्टी के रिवाइवल का कोई प्लान ना हो, जो अब तक 90 चुनाव हार चुका हो, तो राहुल गांधी चूँकि गैर ज़िम्मेदार बात की थी,
हल्की बात की थी, लेकिन हल्की बात में भी जो लोग जो मिस्चीवियस एलिमेंट हैं, जो खुराफाती तत्व हैं, जो राष्ट्र हित में नहीं हैं, अ, इस तरह के गैर ज़िम्मेदार बयानों में उनके लिए भी एक संदेश छुपा होता है। राहुल गांधी के बयान में इसी तरह का संदेश छुपा हुआ था, तो उसको अमित शाह के लिए एड्रेस करना आवश्यक था। उन्होंने उसी को एड्रेस किया है और जो शायद सामान्य संसदीय भाषा की परिधि में करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ये भाषा बोली। और जहाँ तक बुलडोज़र जस्टिस की बात है कि एक बात सबको ये समझ लेनी चाहिए कि आप कभी भी किसी नेशन स्टेट को आप हिंसा के आधार पर दबा नहीं सकते। आप कभी किसी नेशन स्टेट के ऊपर हिंसा के आधार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप हिंसा के आधार पर किसी नेशन स्टेट को तोड़ करके नया देश नहीं बना सकते। और नेशन स्टेट की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो साफ ये कहता है कि स्टेट हैज़ द सोल मोनोपोली ओवर वायलेंस। हिंसा के ऊपर राष्ट्र राज्य का एकमात्र अधिकार है, उसका एकाधिकार है। तो ये आपने हिंसा करके आपने 50 साल हिंसा करके देख लिया, नॉर्थ ईस्ट में, मिज़ोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में और मणिपुर में क्या किया आपने? 40 साल आपने हिंसा करके देख लिया कश्मीर में, जम्मू में और आपको क्या मिला? आपके पास जो स्पेशल स्टेटस था, वो भी चला गया, आर्टिकल 35 ए भी चला गया, राज्य का दर्जा भी चला गया, उसकी जगह वहाँ 2 यूनियन टेरिटरी बन गई और भारत में एक विधान था लेकिन 2 निशान थे और 2 झंडे थे, तो 2 विधान और 2 झंडे भी चले गए। तो जिनको ये मन में ये भ्रम है या जिनको अभी भी ये मन में उम्मीद है, खास करके नक्सलवादियों को या अर्बन नक्सल को या लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट को या लुटियन दहली को कि वो विदेशी सहायता के बल पर, विदेशी पैसे के बल पर या डीप स्टेट के पैसे से, जॉर्ज सोरोस के पैसे से भारत जैसे विशाल प्राचीन सभ्यता वाले देश का कोई स्थायी नुकसान कर लेंगे, उसको या उसकी केंद्र सरकार को झुका लेंगे, गिरा लेंगे या अपनी माँगें मनवाने पे मजबूर कर देंगे, उनको ये भ्रम दूर कर दिया आज अमित शाह ने। उनको ये भ्रम नहीं रहना चाहिए और आज लगभग 11 साल के अनुभव से बात जो आज अमित शाह ने बताई है कि हम 2004 से 14 के बीच में नॉर्थ ईस्ट में क्या हाल था, 2004 से 14 के बीच में कश्मीर में क्या हाल था, 2004 से 14 के बीच में नक्सल प्रभावित राज्यों में क्या हाल था और इन 3 क्षेत्रों में 4 से 2014 से 24 के बीच में क्या हाल रहा, ये सारी उन्होंने पूरा ब्यौरा आंकड़ों सहित पेश किया। और वो आंकड़े जो हैं ठोस तथ्यों पे आधारित हैं, इसलिए किसी ने उसको चुनौती देने की कोशिश नहीं की। ताज़ा जो उन्होंने विषय जोड़ा है, वो है ड्रग प्रॉब्लम। ड्रग एक बहुत गंभीर समस्या है। पिछले वर्ष जनवरी में नोएडा में एक करीब जो है 500 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग ज़ब्त की गई थी, जो कि आई थी मणिपुर से। उसको म्यू म्यू कहते हैं, MEW, लेकिन यहाँ आते-आते वो नॉर्थ इंडिया में आते-आते वो म्याऊँ म्याऊँ हो जाती है और ये का उसका नाम म्याऊँ म्याऊँ कहा जाता है। और ये बाद में खबर आई कि जो किसान आंदोलनकारी पंजाब से आ रहे थे, ये किसान आंदोलन को फाइनेंस करने के लिए ये ड्रग की सप्लाई आ रही थी। पिछले लगभग 15-16 महीनों में भारत के भिन्न-भिन्न इलाकों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग पकड़ी गई है। ये बर्मा से भी आई है, ये बांग्लादेश के ज़रिए के रास्ते से भी आई है और ये पंजाब, पाकिस्तान के ज़रिए भी आई है। तो ड्रग एक बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। पंजाब में तो जो है ड्रग प्रॉब्लम आज भी है उ उ उतनी ही गंभीर बनी हुई है। वो क्या है वो जिसको वो क्या चट्टी बोलते हैं कि क्या जो जो ड्र जो उ उसकी क्या नाम उसका चट्टी बोलते हैं हाँ, शायद, वो जो सफेदा जो जिसको बोलते हैं ये कई बार जो उसकी धुन हाँ, वो तो भी ये समस्या वो भी ड्रग ही है एक तरह का। हाँ, तो भारत में और एक बात तो लोगों को जानकारी में होना चाहिए कि पूरे दुनिया में यूरोपियन, अमेरिकन, वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो दुनिया के हर देश में जो भी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ऑपरेशन को चलाने के लिए, सरकार को गिराने, तख्ता-पलट करने या रेजिम चेंज करने के लिए और चर्च द्वारा जो कन्वर्जन का धंधा जो दुनिया भर में चलाया जा रहा है
और भारत में भी चर्च कन्वर्जन के मामले में बहुत सक्रिय है। इस सारे खर्चे को फाइनेंस करने के लिए ड्रग मनी का ही प्रयोग होता है। तो ड्रग मनी का प्रयोग हर भारत विरोधी कार्य जो हो रहा है देश में, वो चाहे जिहादी हों, चाहे वो ख़यालिस्तानी हों, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो चर्च हो, सारा पैसा ये सारे पैसे का एकमात्र स्रोत है ड्रग मनी। और और अमेरिकन यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ खोल करके ड्रग के धंधे को बढ़ावा देती हैं। उनको दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस करने होते हैं और वो उस ऑपरेशंस का पैसा ड्रग से ही आता है। तो भारत में जिस तरीके से जो सख्ती से काम पिछले खासकर 5 सालों में हुआ है, इससे उसको बहुत झटका लगा है। जो जो पूरा एंटी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है और आज के इसीलिए मैंने कहा कि आज अमित शाह के भाषण इतने लंबे भाषण का संदर्भ केवल यही था कि उन्होंने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि हम पूरी तरीके से कमांड में हैं। हम हर खुराफात से, हम हर भारत विरोधी स्थितियों को हमने निपटा है, उनको हमने नष्ट किया है, आगे भी नष्ट करेंगे और हम अगले साल तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवादी जो मीनास है, ये जो कैंसर है, इसको हम समाप्त कर देंगे। उड़ीसा में खत्म हो गया है, तेलंगाना में खत्म हो गया है, महाराष्ट्र में खत्म हो गया है। सबसे बड़ा अब लेकिन अभी ये बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में और कुछ एक आध छोटा-सा इलाका है झारखंड में। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से, ओवरऑल देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिहाज से, ये उनका आज का जो राज्यसभा में जो उत्तर था, बहुत महत्वपूर्ण था। वीरेंद्र जी, चलते चलते एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लें। अमित शाह ने खास तौर से पंजाब की चर्चा की है, भिंडरावाले की चर्चा की है। उन्होंने अमृतपाल को खड़ा करने की साजिशों की चर्चा की है। मैं वो दिखा देता हूं दर्शकों को। ये उनका भाषण का अंश है जिसमें उन्होंने कहा, अमित शाह की खालिस्तान समर्थकों को चेतावनी। बोले, पंजाब में कुछ लोग भिंडरावाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो असम की जेल में हैं। और ये बात अमित शाह ने ऐसे समय पर कही है जब 7 ऐसे आरोपियों को जिन पर एनएसए लगाया गया था और जो डिब्रूगढ़ जेल ही भेजे गए थे अमृतपाल के साथ, उनको अभी पंजाब पुलिस वापस लेकर के आई है और अब पंजाब सरकार ने उन पर से एनएसए हटा लिया हटा लिया है। है। यानी उनको वापस डिब्रूगढ़ नहीं भेजा जाएगा, उनको पंजाब की ही जेल में रखा जाएगा। और इनके नाम भी हैं भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री, बाजे के वारिस, पंजाब दे संगठन का प्रमुख सदस्य, हुँ, हुँ। दलजीत सिंह कलसी, जो अमृतपाल का चाचा बताया जा रहा है, या हरजीत सिंह है चाचा, ये उनका एक सहयोगी है, बसंत सिंह है, गुरमीत सिंह है, लवप्रीत सिंह तूफान है और जीत सिंह और हरजीत सिंह है। ये 7 लोग वहां से लाए गए हैं और ये भी चर्चा थी कि साहब अमृतपाल को भी लाने की तैयारी हो रही है। अमृतपाल ने अभी अभी जो ये संगठन था उसको पॉलिटिकल पार्टी भी घोषित कर दिया है, उनके करीबियों ने घोषित कर दिया है। यानी जो पंथिक वोट हैं उन पर इन लोगों की नजर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमित शाह ने सही समय पर एक संदेश देने की कोशिश फिर से कर दी है कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो अभी उनको डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है, असम की जेल में भेजा गया है। हम दूसरा भिंडरावाले यहां खड़ा होने नहीं देंगे। देखिए, पंजाब में खाली जो डोमेस्टिक फोर्सेस हैं, केवल वही प्रभावी नहीं हैं। पंजाब में सदैव से लगातार विदेशी शक्तियाँ सक्रिय रही हैं और एक पंजाब में एक विदेशी पावर जो बहुत विज़िबल है, वो है चर्च। और ये चर्च का ही षड्यंत्र था, जो अकाली दल की सरकार के समय गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया गया, उसको जलाया गया और सिखों में जो है रोष पैदा किया गया और ये कहा जाए और ये सामान्य एक 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 ये मत है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का कि गुरु ग्रंथ साहिब को अपमानित करने के सरखिलेश के जो भी घटनाएँ हुई हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं चर्च का हाथ था।
तो चर्च भी अब एक बड़ी पॉलिटिकल प्लेयर बन के उभर रही है पंजाब की राजनीति में और दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी भी अपना राजनीतिक किला बनाने में जुट गई है और पंजाब में वारिस पंजाब के नाम का जो संगठन अमृतपाल सिंह ने जो खड़ा किया है, बड़ी संख्या में अकाली दल के लोग भी अब इस संगठन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो वहाँ पे एक नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है पंजाब की राजनीति में। तो इसलिए ये सब जो नए-नए प्रयोग हो रहे हैं कि अमृतपाल सिंह को ले आया जाए डिब्रूगढ़ से पंजाब ले आया जाए या और लेकिन वो भी जेल में ही रहेगा, जेल के बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये सब जो है 2027 के चुनाव के पहले की खुराफात हो रही है और इसलिए अमित शाह ने समय रहते उनको संदेश दे दिया है कि अगर आप रेड लाइन क्रॉस क्रॉस नहीं करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन हमारी निगाह आपके ऊपर है। वी आर कीपिंग ए क्लोज़ वॉच एंड इफ यू क्रॉस द रेड लाइन देन बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यदि आपने वो रेड लाइन को क्रॉस किया, तो उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। ये संदेश बहुत साफ दे दिया है आज गृह मंत्री ने, पंजाब की सरकार को। वीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।